स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षा युक्तियों के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था कि हमारी रक्षा युक्तियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक प्राइमरी प्राथमिक और दूसरा सेकेंडरी और द्वितीय। प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है वो मानसिक संघर्षों का समाधान करता है या उसे कम करता है, उसकी तीव्रता को कम करता है। लेकिन सेकेंडरी जो होता है वो प्राइमरी प्रकार से जो संघर्षों का समाधान होता है उसमें मदद करता है। ये सीधे सीधे संघर्षों का समाधान करने की क्षमता इसमें नहीं होती है, लेकिन यह भी एक ऐसी विधि है, सेकेंडरी मेथड जो भी डिफेंस मैकेनिज्म का होता है, रक्षा युक्तियाँ जो होती हैं जिनसे हम अपने संघर्षों का समाधान करते हैं जीवन में, वे भी महत्वपूर्ण होती हैं और उससे भी हम अपने संघर्षों का समाधान समय समय पर करते रहते हैं। तो आज हम लोग सेकेंडरी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था और मानसिक संघर्ष की रक्षा युक्तियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें ये प्राइमरी फैक्टर को हमने पढ़ा था। आज हम लोग सेकेंडरी फैक्टर को पढ़ेंगे, जिसमें ये देखेंगे कि और भी कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपने संघर्षों का समाधान करते हैं, अपनी परेशानियों को कम करते हैं और अपने व्यक्तित्व को सामान्य या नॉर्मल रखते हैं। उसमें पहला है ट्रांसफरेंस यानी स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब होता है कि कभी कभी जो चीज़ हमें चाहिए वो यदि नहीं मिलता है तो उसकी जगह हम उसी से संबंधित किसी दूसरे चीज़ का पर अपना लगाव बना लेते हैं या उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और इस तरह से हमारे संघर्षों का समाधान हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देखिए कि प्रेम या घृणा के भाव को हटा करके किसी अन्य वस्तु पर केंद्रित कर लेना, किसी भी दूसरे वस्तु पर। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी स्त्री से प्रेम करता है और उसमें वो असफल होता है, वो या तो बता नहीं पाता है या कोई भी फैक्टर हो जिसके कारण वो उससे प्रेम नहीं कर सकता है या उसको आगे नहीं बढ़ा सकता है, तो वह व्यक्ति उसके कुत्ते से या उसकी कोई प्रिय वस्तु से प्रेम करने लगता है और उस पर ही अपना पूरा प्रेम का जो भाव रहता है वो दिखलाने लगता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से घृणा करता है, लेकिन वो नहीं उससे अपना दिखा नहीं सकता है, तो वे उसके बच्चे को ही घृणा का पात्र बनाएगा और बेवजह वो बच्चा चाहे कितना भी संस्कारी रहे, कितने भी अच्छे से रहे, लेकिन वो बेवजह उस बच्चे से घृणा करेगा, नफरत करेगा, मारेगा, पीटेगा, सहयोग नहीं करेगा वगैरह। तो इस तरह से जब अपने किसी भी वांछित वस्तु के न मिलने पर उसी तरह का भाव यदि दूसरे उससे संबंधित दूसरे वस्तु पर आ जाए तब उसे हम ट्रांसफरेंस या स्थानांतरण कहते हैं, यानी यहाँ से हटकर वहाँ स्थानांतरित हो गया। दूसरा जो है आइडेंटिफिकेशन का हिंदी है आत्मीकरण। आत्मीकरण का मतलब होता है कि दूसरों के गुणों के अनुसार अपने आप को बना लेना। जैसे हर एक व्यक्ति का ये स्वभाव है कि समाज में रह रहे या अपने आसपास रह रहे लोगों में से कुछ को वो अपना आइडियल चुन लेता है या मॉडल बना लेता है, इसके जैसा बनना है, ऐसा करना है। वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। जैसे अपने शिक्षक को मॉडल बना लेना कि वो शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, परीक्षा के समय में हमारी मदद करते हैं या कभी भी बेवजह डांटते नहीं हैं और हर समय छात्रों के लिए उनका दरवाज़ा खुला रहता है वगैरह वगैरह, तो मुझे उस शिक्षक की तरह बनना है। तो ये हो गया यहाँ पर दूसरों के गुणों के अनुसार अपने आप को बनाना या आइडेंटिफिकेशन या आत्मीकरण। उसी तरह से कोई चाहता है कि मैं शाहरुख खान बनूं, मैं अमिताभ बच्चन बनूं, मैं महात्मा गांधी बनूं, मैं इंदिरा गांधी बनूं, लाल बहादुर शास्त्री की तरह बनूं, या और भी बहुत सारे मॉडल लोग लेते हैं और उनकी तरह बनने का प्रयास करते हैं।
और ये जो आइडेंटिफिकेशन में मॉडल जो चुनते हैं, अब किसी मॉडल को अपनाते हैं, और ये जो मॉडल होता है ये दो तरह से बनता है। एक होता है कॉन्शियस यानी चेतन रूप से, और दूसरा होता है अनकॉन्शियस यानी अचेतन रूप से। अनकॉन्शियस, ये कॉन्शियस। अब ये मॉडल जो है या आइडेंटिफिकेशन का आदमी करे, चेतन अचेतन क्या होता है? चेतन का मतलब होता है मुझे पता है मैं उसकी नकल कर रहा हूँ, तो ये नाटकीय होता है, थोड़ा ड्रामेटिक होता है, ये पता चल जाता है। जैसे कि फिल्मों में आप देखेंगे कि डुप्लीकेट होते हैं, राजकुमार के डुप्लीकेट होते हैं, आपको देवानंद के डुप्लीकेट हैं, अजय देवगन के डुप्लीकेट हैं। तो ये जो डुप्लीकेट होते हैं इनको पता है और दर्शक को भी पता है कि ये अजय देवगन नहीं है, ये प्रेम चोपड़ा नहीं है, लेकिन ये उसका डुप्लीकेट है, उसकी तरह एक्टिंग कर रहा है। तो ये इसको चेतन मॉडल या चेतन आइडेंटिफिकेशन कहेंगे, चेतन या कॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन। दूसरा होता है अचेतन। अचेतन या अनकॉन्शियस का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि मैं उसकी तरह बनने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं उसके गुणों को अपना रहा हूँ, मैं उसके दुर्गुणों को अपना रहा हूँ। जैसे आतंकवादी भी बनते हैं तो कोई उनका रोल मॉडल होता है, मुझे इस आतंकवादी की तरह बनना है, मुझे ओसामा बिन लादेन बनना है, या मुझे जो आतंकवादी का मुखिया है उसकी तरह बनना है। तो वो उस रास्ते पर चल जाता है और उसकी तरह अपना व्यक्तित्व बना लेता है और उनका रोल मॉडल हो जाता है। तो वो ऐसा कब करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, उसको पता नहीं चलता है। यानी उसमें बनावटीपना नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति को मॉडल बना करके वो उसकी तरह धीरे 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 बनता चलता चला जाता है, उसको अचेतन अवस्था कहते हैं। यानी कि आइडेंटिफिकेशन या आत्मीकरण में किसी भी दूसरे व्यक्ति को मॉडल बनाकर उसके गुणों को अपने अंदर आत्मसात कर लेना को आत्मीकरण या आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। अब उसके बाद होता है प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण। प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण का मतलब होता है कि अपनी कमजोरियों, गलतियों, खामियों को दूसरे पर थोपना। जैसे कि यहाँ देखिए है, अपनी कमजोरियों को दूसरों पर थोपना। अब अपनी कमजोरियों पर मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया है बाल अपराधी को। मान लीजिए कोई बच्चा है अंडर 18, वो कोई अपराध करता है, तो वो ये नहीं स्वीकार करेगा कि मैंने ये अपराध किया। वो कहेगा मेरे माता पिता से मेरे को प्यार नहीं मिला, मैं बहुत उपेक्षित रहा हूँ घर में, या मेरे दोस्त ही मुझे इस लाइन में ढकेल दिए, उन्होंने कहा इसलिए कहा, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। यानी कि वो बच्चा अपनी गलतियों को नहीं मानेगा और अपनी गलतियों को दूसरे पर डाल देगा, और इस तरह से करके वो अपने मन को संतुष्ट करता है और अपने व्यक्तित्व की या अपने मानसिक संघर्षों को से दूर भागने की कोशिश करता है या उसको हटाने की कोशिश करता है। चौथा है यहाँ पर इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन यानी अंतः प्रक्षेपण। इसमें देखिए मैंने यहाँ लिखा है दूसरों के गुणों को अपने में देखना। इसको आप दूसरे के गुण को कैसे हम अपने में देखते हैं, इसको आप एक उदाहरण के द्वारा समझिए कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को खराब नहीं कहते हैं, चाहे वो विकास दुबे हो, अभी लेटेस्ट जो क्रिमिनल था, स्ट्रेट सीटर था जो मारा गया है, उसकी भी माँ कहती है मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको लगता है कि यदि मेरा बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है तो वो मेरे ऊपर आएगा, वो मेरा बच्चा है, मुझे भी लोग कहेगा कि इस माता पिता के उनका ये बच्चा है जिसने ये गलत काम किया। उसी प्रकार से कोई भी माता पिता अपने बच्चे को बुरा नहीं कहता है, ना किसी को कहने देना चाहता है समाज में। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि ये बच्चा मेरी ही परछाई है, मैंने इसको बनाया है, मैंने जन्म दिया है, मैंने इसे शिक्षा दी है, मैंने इसे जीवन सिखाया है, जीवन जीना सिखाया है, या इसका जो व्यक्तित्व है वो मेरे द्वारा बनाया गया है, उसमें मेरा बहुत सहयोग रहा है। तो ये यदि बुरा होगा तो मैं बुरा होऊंगा, ये यदि अच्छा होगा तो मैं अच्छा होऊंगा। तो इसलिए ये जो इंट्रोजेक्शन है या अंतःप्रेक्षण जिसको कहते हैं, उसमें
इसी तरह की बातें होती हैं और इस तरह से वो व्यक्ति अपने आप को संतुष्ट करता है और नकारात्मक प्रवृत्तियों से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है 5th, वो है डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। विस्थापन का अर्थ होता है किसी भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर संवेगों का स्थानांतरण। यहाँ पर आप देखिए, ये संवेगों पर स्थानांतरण लिखा हुआ है, संवेग या इमोशन। यहाँ पर ये इमोशन इंपॉर्टेंट शब्द है, यानी कि किसी भी वस्तु के साथ यदि मेरा अच्छा या बुरा संबंध या संपर्क है तो उसकी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति पर उस चीज को विस्थापित कर देना या डिस्प्लेसमेंट कर देना। इसमें अक्सर हमारे, और ये इमोशनली होता है, इसलिए इसमें संवेगों, अपने संवेगों को दूसरे पर स्थानांतरित कर देना, ये विस्थापित कर देना या डिस्प्लेस कर देना। जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि यदि पति से नाराजगी है तो बच्चे पर वो निकाला जाता है, उसको जबरदस्ती बैठाना, बेवजह उसको डांटना, बेवजह तुमने अच्छे कपड़े नहीं ये क्यों यहाँ रख दिए, ये तुमने क्यों ऐसा किया, जबकि वो सामान्य दिनों में भी बच्चा वैसा करता है, लेकिन उस दिन चूंकि वो अपने पति से क्षुब्ध है, परेशान है, गुस्से में है, इसलिए वो बेवजह बिना कारण भी अपने बच्चे को डांटती है। तो ये अपने इमोशंस का डिस्प्लेसमेंट उसने या विस्थापन उसने अपने बच्चे पर किया। उसी तरह से कोई व्यक्ति यदि ऑफिस से परेशान होकर आता, उसका बॉस ने उसको डांटा, उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ, उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ और उसमें वो काफ़ी भरे मन से, गुस्से मन से, काफ़ी परेशानियों से वो घर में एंटर किया, तो बेवजह वो पत्नी पर चाय लाने में क्यों देर कर दी, दरवाज़ा क्यों देर से खोला, कुछ ध्यान नहीं देती हो, कुछ समझती नहीं वगैरह वगैरह। मतलब अपने, फिर से यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि अपने संवेगों को वो दूसरे व्यक्ति पर स्थापित कर देता है या डिस्प्लेस कर देता है या उसके स्थान को बदल देता है और अपने भीतर के संघर्षों को, परेशानियों को, तकलीफ को वो इस तरह से निकाल कर संतुष्ट होता है। तो अभी तक हमने जितने भी ये लास्ट क्लास से इस क्लास तक जितने भी ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी दोनों ही बातों को हमने जाना और ये देखा कि किस तरह से हम अपने संघर्षों का समाधान करते हैं और इसको डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षा युक्तियाँ या डिफेंस मैकेनिज्म इसलिए कहा गया है कि ये हमारे संघर्षों से हमें बचाकर और हमारे व्यक्तित्व की, हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखती हैं, उसकी रक्षा करती हैं। इसीलिए इसे रक्षा युक्तियाँ और डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। इसमें जो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी फैक्टर्स को पढ़ा है, जो डिफेंस मैकेनिज्म को लास्ट क्लास में और आज के क्लास में, इसके अलावे भी बहुत तरह के डिफेंस मैकेनिज्म हैं, बहुत सारे रक्षा युक्तियाँ हैं जो व्यक्ति अक्सर इस्तेमाल करता है। ये निर्भर करता है कि उसका मानसिक संघर्ष कैसा है, किस स्तर का है और कौन से डिफेंस मैकेनिज्म को वो इस्तेमाल करेगा। और इस तरह से इन डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करके हम लोग अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं या व्यक्तित्व को संतुलित करते हैं। यहाँ पर ये डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षा युक्तियाँ जो पोर्शन था ये समाप्त होता है। थैंक यू।